प्रणाम नमस्ते। दोस्तों, मैं शैलजा प्रणाम प्रणाम। सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारांजलि फाउंडेशन की तरफ से। हमारे जितने भी सुधी श्रोता हैं, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि हम लोग बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे आप सभी के बीच आने, क्योंकि हमारा 2:30 का जो समय था, लेकिन कुछ समस्याएं आ गई टेक्निकली, हम अभी नहीं जुड़ पाए। लेकिन हम अब जुड़े हैं तो अच्छे से जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है, अभिनंदन है, आभार है और बहुत सारा प्यार है। और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम विशेष एक खास मुलाकात जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे बीच में एक बहुत ही अजीम शख्सियत है और विश्व का बहुत बड़ा नाम चमकता सितारा जिसे बोले सूरज। तो हमारे बीच में है निर्मल कुमार जी, पर्वतारोही हैं और जैसा इनका नाम है निर्मल, वैसे मन के भी बहुत निर्मल है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ निर्मल जी आपका। स्वागत है सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और हमारे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त दीप्ति मुनि जी हैं, जो बहुत बड़ी मार्केटिंग, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत बड़ी एम्पायर इन्होंने अपना खड़ा कर रखा है। और ये वैसे तो लाखों में जाती हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत है और इनका जो सहृदयता बोले, सहृदयता है कि आज ये हमारे साथ हैं और हम थैंक लोग यू। आपके साथ हैं। और सबसे पहले आज बेटी दिवस है, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब वो जो कमी है उसको थोड़ी सी हम पूरी ही करेंगे कार्यक्रम को शुरू करने के पहले। और बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आप सभी जुड़ते जाइए। एक गुजारिश और रहेगी कि मेरी कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप लोग के पास भी जो मोबाइल है, दूसरा तीसरा चौथा जो जितना अमीर है, वो इस वीडियो को शेयर करे, शेयर करता जाए, लोगों को जोड़े, क्योंकि ये बहुत ही खास कार्यक्रम है, खासकर हम मैदानी लोगों के लिए। एक पर्वतों की दुनिया, जो हम लोग कवि लोग हैं और कविता में हमारा समंदर, नदियां, ताल, झील, झरने और पहाड़, ये हमारे जो बिंब होते हैं। तो आज हमने बिल्कुल पर्वत से ही, जम्मू कश्मीर से ही इनको यहाँ आमंत्रित किया है हमने, डोडा से। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और आज बेटी दिवस पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है। आज बेटी दिवस है, तो यहाँ हम दो बेटियां हैं। दीप्ति, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं बेटी दिवस की। और एक बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है निर्मल कुमार के रूप में। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो ये हमारे देश के सपूत हैं और होनहार वीरवान के होठ चीखने पार। तो जिस शिखर पे हैं, जिस बुलंदी पे ये हैं, तो मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ बेटियों को भी और आप जैसे सपूत को भी, और आपकी माँ को भी प्रणाम करती हूँ कि आप जैसा बेटा उन्होंने दिया धन्यवाद। देश को। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ। हम लोग बहुत देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बस जल्दी से जुड़ जाएं, लेकिन चूंकि देर हो गई है, तो लेकिन ये है कि हम, जो होता है बहुत अच्छा होता है, जो नहीं होता वो और अच्छा होता है, इसलिए जो भी होगा हम बहुत अच्छा ही होगा। और मैं हाँ कार्यक्रम की जी। शुरुआत करूंगी हमारे बहुत ही महान कवि विश्व के हरिवंश राय बच्चन जी से, की कविताओं से। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।
राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। और इसी के साथ नमन करती हूँ पुनः सभी को जो हमारे सुधी श्रोता जुड़ रहे हैं। बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार, बड़े बड़े रचनाकार, बुद्धि जीवी, मसीह जीवी, तमाम जो भी हमारी परिधि में है वो सब जुड़ेंगे और जुड़ते जाएंगे। हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आदरणीय जो हमारे बीच में शख्सियत जो बैठी है निर्मल कुमार जी के रूप में, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी कि इस समय ये ओएनजीसी में है, इस समय अधिशासी अभियंता, और इनकी तैनाती अभी मुंबई में है। क्योंकि ये अपने पैतृक गांव गए थे डोडा, जम्मू कश्मीर से ये वहाँ के रहने वाले हैं। और हम ही स्वर्ग कहीं है तो यही है हम ही उसको तो वहाँ वहाँ से ये अभी मुंबई हाई में इनकी तैनाती है। लेकिन अभी ये क्वारंटाइन किए गए हैं। तो दीप्ति और निर्मल जी दोनों आप इस समय बॉम्बे में हो, मैं तो खैर अभी राजधानी की परिधि में हूँ। इन्होंने दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे कहते हैं डेथ जोन, जो चोटियां जिनको कहते हैं, चोटी जिसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट पर इनका जो कीर्तिमान रहा इनके साथियों के साथ जनगण मनगढ़ गाने का, जो इन्होंने विशेष कीर्तिमान बनाया, पूरे विश्व में एक नई पहचान बनाई। और आने वाले समय में ये बहुत बुलंदियों पे रहेंगे, जहाँ से पर्वतारोहियों की शुरुआत हुई, जहाँ से उन्होंने पद चिन्ह रखे, तो ये निशान ये भी बनाते हुए जाएंगे। और जो दुनिया की जो तीसरे नंबर की चोटी है कंचनजंगा, वहां पर भी इन्होंने अपना झंडा, भारत का झंडा फहराया और बुलंद किया भारत की आवाज को। और दुनिया का जो सबसे 8वें नंबर की चोटी, शायद निर्मल जी मैं सही कह रही होंगी, 8वें नंबर की जो चोटी है माना सलू, वहां पर भी बहुत ही दुर्गम चोटियां हैं ये सब, वहां पर भी इनका जाना हुआ है। और ये इनके अलावा जो कई दुर्गम चोटियां हैं जैसे संतोपथ, स्टोक, कांगड़ी और अन्य जो मुश्किल चोटियां हैं, वहां पर भी इन्होंने भारत का झंडा फहराया है। अभी तो इनकी शुरुआत है, मुझे लगता है इन्होंने शुरुआत की है 2017, 18, 19, 20, अभी तो एक साल तो कोरोना ने ले लिया, लेकिन यह इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जब पहली शुरुआत हो जाती है, मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां याद आ रही हैं, The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. यह वन है अति सुंदर, यह जीवन है, यह वन है अति सुंदर, गहरा और घनेरा। यह वन है अति सुंदर, गहरा और घनेरा, किंतु मुझे अपने वादे पूरे करने हैं। मीलों चलना है मुझको सोने से पहले, मीलों है चलना मुझको सोने से पहले। तो बिल्कुल निर्मल कुमार जी की यात्रा मीलों की यात्रा है, असंख्य मीलों की यात्रा है। और ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप अपने जो आपका गोल है, जो मिशन है, आप उसको पूरा करेंगे। और हमने आपको इसलिए यहाँ बिठा रखा है, आमंत्रित किया है आदरणीय, कि मैं और दीप्ति आपसे बहुत सारे प्रश्न जानेंगे, क्योंकि दीप्ति भी मैदानी इलाके की है और मैं भी मैदानी इलाके की हूँ। तो हम लोग के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं। खैर मेरा तो एडवेंचर बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है मेरा। और मैं दीप्ति में मैराथन में भी रही हूँ, मिनी मैराथन मेरा इवेंट हुआ करता था कॉलेज में, और चैंपियन भी रही हूँ मैं अपने कॉलेज की, बहुत सारे पुरस्कार ले आए। तो वो कहीं ना कहीं वो जो हुक होती है, वो जो पीड़ा होती है कि मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाई, जो संकुचित जड़ें होती हैं हमारे परिवार या समाज की, उन वजहों से। लेकिन इसीलिए ये भी एक कारण है आदरणीय को बुलाने का। तो हम बहुत सारे प्रश्न इनको लेके बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन एक मंगलेश डबराल जी बहुत बड़े कवि हैं, दुनिया के 100 कवियों में एक बड़ा नाम है उनका। मुझे उनकी कविता से मैं शुरुआत करूंगी, इनसे बहुत सारे प्रश्न हम पूछेंगे दीप्ति, आप और मैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए तुम्हारी सांस फूल जाती है। पहाड़ पर चढ़ते हुए तुम्हारी सांस फूल जाती है, आवाज भर्राने लगती है। तुम्हारा
कद घिसने लगता है, तुम्हारा कद घिसने लगता है, पहाड़ तब भी होता है, पहाड़ तब भी होता है जब तुम नहीं होते, वाह, पहाड़ तब बहुत भी होता है जब तुम नहीं होते हो। तो वाह। इसी के साथ पूर्ण दीप्ति जरा अपना अभी थोड़ी देर के लिए जी हम जी, जो अगर ऑन है तो हम बंद नहीं रखें। नहीं, साइलेंट साइलेंट। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता कवि बहुत सारे कवि और बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रोता सुधी जो बहुत सारे निर्मल लोग निर्मल जी को सुनने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, इनके मन की बातें। बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस सुनते हैं, देखते हैं, उनको लगता है बस उनको कोई ना देख ले। तो वो अदृश्य रूप, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल। भी शक्ति देते हैं। कहीं ना हम्म। कहीं वो हमारे वेल विशर होते हैं, उनको लगता है भाई हमें कोई ना देखे, हम देखते रहे दुनिया को। लेकिन कभी कभी सही। ऐसे लोगों को भी दिख जाना चाहिए। ठीक है, आप बहुत बड़े हैं, ईश्वर करे आप बहुत बड़े रहे, लेकिन हम बच्चों का भी ख्याल रखिए। तो मैं निर्मल जी आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगी, कुछ दीप्ति हाँ जी, करेंगी। हाँ जी। जी। जैसे कि आपके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, और एक बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े पर्वतारोही हैं सुभाष ताराण जी। उनका मैंने एक लेख पढ़ा था, आपसे संदर्भित वो लेख था जिसमें किसी नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार की बात उन्होंने की थी। तब तो मुझे लगा कि आपको बुलाना चाहिए, आप एक विशेष हस्ती हैं। तो जैसे आपने बहुत सारी बातें उसमें बताई, जो वो आपके जो फेसबुक पे भी मैंने पढ़ा, और सुभाष जी के फेसबुक पे भी मैंने पढ़ा, उन्होंने एक आर्टिकल भी आपके लिए भेजा था। तो ये पर्वतारोही, चूंकि आप पहाड़ों की दुनिया से हैं, जम्मू कश्मीर से आप वहां के रहने वाले हैं, तो आप तो आपका तो जन्म कर्म धर्म सब पहाड़ों के ही पहाड़ी है, बीच में है। यस मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, पहाड़ी पहाड़ी शब्द थोड़ा सा बोलना वो लगता है कि पहाड़ी, तो वे पहाड़ों की हाँ दुनिया जी, से आप आते हैं। तो हाँ जी, इसकी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं लेकिन सभी पर्वतारोही नहीं है। वो हाँ जी। अपने बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जितना जितनी जितना उनका घर है बस वहां से, और जहाँ बाजार है वहां तक वो आते जाते हैं। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको मैम, कैसे लगा कि ये मेरे लिए बेहतर है, मुझे इस दुनिया में जाना चाहिए, पर्वतारोही बनना है, और वो भी इस लेवल का कि जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल की बात आती है? कहाँ से आपको हाँ जी। प्रेरणा मिली इसकी? मैम, जैसा आपने कहा कहाँ से प्रेरणा मिली, पहाड़ों से ही सबसे पहले प्रेरणा मिली, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सामने बिल्कुल हिमालय का एक पहाड़ दिखता है। तो वो देख देख के जैसे इंसान की एक डिजायर रहती है बचपन में कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो वो सब बचपन में सब जब देखते थे पहाड़ों को, तो मन में आता था कि ये पहाड़ भी कभी चढ़े जा सकते हैं क्या, क्योंकि देखने में तो बहुत मुश्किल, पूरा बर्फ से ढके हुए दिखते हैं। और हम्म। क्योंकि गांव के आसपास किसी लोगों ने भी ऐसा क्लाइंब कभी किया नहीं, तो ये एक बहुत बचपन से ही ख्वाहिश थी कि ऐसी जगह पे कैसे जाया जा सकते हैं हम लोग। तो फिर जैसे धीरे धीरे पढ़ा कहीं किताबों में, और बाहर जब हम निकले गांव से तो पता चला। और जैसे हमने बचपन में पढ़ा भी कि माउंट एवरेस्ट तेंजिंग नोर्गे ने क्लाइंब किया सबसे पहले। तो तब से मैं मन में एक ख्वाहिश थी कि पहाड़ों को चढ़ना है, कैसे चढ़ सकते हैं वो पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब पता लग गया, तो फिर यहाँ तक पहुंच तो पाया। मतलब ये आपकी स्फूर्त प्रेरणा थी, आपकी स्वतः की ये प्रेरणा रही कि मुझे पहाड़ यस। चढ़ने हैं और हाँ जी, एवरेस्ट पे जाके अपना भारत का झंडा फहराना है, जनगण मनगढ़ गाना है। हाँ तो ये जी, हाँ जी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको खुद ही आप अपने खुद के ही गुरु हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर से ज्यादा प्रभावित होते हैं, कोई ऐसी शख्सियत होती है जो हमें बहुत प्रभावित करती है, लेकिन ये बहुत ही आप जैसे एक प्रक्रिया होती है मनोविज्ञान की कठिन जटिल से सरल की ओर, ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है सीखने की। जो प्रक्रिया होती है इसमें आदमी अपने खुद से कनेक्ट होता है, अपने सोल से कनेक्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, जो पर्वत श्रृंखलाओं को जब आपने शुरू किया, हाँ जी। जो जब आपने जाना शुरू किया तो आपने तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली होगी, और उसको जीतते वक्त किसको जीता आपने, अपने साहस को या खुद को, और दोनों में क्या फर्क लगा? वाह। मुझे तो लगता है मैम अपने अपने आप को ही जीता, क्योंकि क्या बात है, जो, क्या बात है। हाँ जी, क्योंकि जो मन में रहती है कि
यंग रहने से ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम्म, लेकिन जैसे ही यहाँ जाते हैं तो अपने आप को हम बहुत तुच्छ, बहुत छोटा समझते हैं। वहां जाके ऐसा लगता है कि हम जी तो जी जी। कुछ नहीं है, बहुत सृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, उसके सामने हम एक बहुत छोटा सा उसका पार्ट है। तो ये सब जाने से मुझे लगता है कि हम अपने आप को ही जीतते हैं यहाँ जाने से। जी जी जी। बहुत क्या बात है। हम्म, दीप्ति, बड़ी देर से खामोश हो, बस मुस्कुरा के हमारा साथ दे रही हो। कोई मन में प्रश्न हो तो आप जरूर इनसे, निर्मल जी से पूछो, क्योंकि जी मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ जी हाँ, जी हाँ। हाँ। तो हमने भी कुछ प्रश्न आपको भेजे थे, नोट डाउन, जो हमारे मन में थे कि यूं होता है कि एक जब आप अब जब आप अपने लक्ष्य को देखते हैं, ठीक है, कि ये हाँ जी। सामने आपका लक्ष्य है, और वो लक्ष्य तो बहुत विराट उसका रूप है, ठीक है, और पर्वतारोहण करते समय खूब सारी इसमें आपकी यादें, कुछ स्मृतियां होंगी, कुछ कुछ ऐसा जो बहुत खास आपको हमेशा याद ही रह गया, या दो तीन ऐसे खास मौके जो याद रह गए कि ये हुआ था। हम कुछ इसके बारे में भी अगर बताएंगे तो। ओके। जी मैम, सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ का नया एक्सपीरियंस करते हैं तो वो तो हमेशा ही याद रहता ही है। हम्म, जैसे मैम, सबसे पहला जो पीक क्लाइंब करता है आदमी, तो उसका तो उसकी यादें तो हमेशा रहती हैं हम्म, मन में। तो मैं सबसे पहले कोर्स किया, कोर्स में तो ऐसे ही सिखाते हैं जस्ट क्या टेक्निक्स यूज करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाते हो। तो हम्म, जैसे ही फर्स्ट पीक क्लाइंब करने के लिए मैं गया, मेरी सबसे पहली पीक स्टॉक आंगड़ी थी। तो हम्म, उसकी यादें, जैसे ही पीक को क्लाइंब किया और रास्ते में जब जा रहे थे, तो पीक इतना दूर, इतना बड़ा लग रहा था। धीरे धीरे हमने वो बांध, जितने भी स्ट्रगल्स थे वो सब ऑब्स्टेकल सब क्रॉस किए। तो उस पे जब सबसे पहले हम टॉप पे पहुंचे, और टॉप पे हर किसी को ये फील तो होता ही होगा, जैसे ही हम टॉप पे जाते हैं तो जितने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी सामने चीजें सम आंखों के सामने नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप टॉप पे जाओगे एकदम आपके सामने पूरा नजारा आता है। और वो व्यू, और वो भी सबसे पहला व्यू जब आप माउंटेन पे क्लाइम करते हो पहले माउंटेन में, उसकी यादें तो हमेशा दिमाग में हमेशा ताजा रहती है। जब भी आप याद करो उस पहाड़ को तो आपके सामने एकदम ऐसा लगता है कि कल ही क्लाइम किया हो। तो और ये तो क्या सबसे बात है। पहले मैं, ये तो मैम 6000 पीक जो थोड़ा कम हाइट में था। ऐसे ही जैसे आप जी 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 सबसे जी। ऊंची पीक पे जैसे क्लाइम करोगे माउंट एवरेस्ट पे, तो आठ वो हजार तो आठ वैसा। सौ हाँ। हाँ जी, 29,000 फीट। 29। तो आप, वो हाँ जी, तो उस पीक पे आप जब जाते हो तो आपको तो ऐसा लगता है कि आप तो मतलब इस दुनिया में है, हो ही नहीं है, जमीन पे हो ही नहीं, आप तो कहीं दूसरे प्लेनेट पे चले गए हो। क्योंकि वहां पे मैम अर्थ का कर्वेचर जो है वो आप फील करते हो कि अर्थ राउंड है, जैसे आप फ्लाइट में जाके फील करते हो। और वहां पे जो विंड चलती है वो विंड कहीं भी आप अर्थ पे फील नहीं करोगे। 8000 मीटर से ऊपर जो विंड्स रहती हैं, हम्म, इतनी भयानक विंड्स रहती हैं, वो सब देखा। वो ऐसा लगा कि एक सपना देखा और उसके बाद वो सपना पूरा हो गया। तो इसकी खुशी जो है, और उसकी जो खुशी मिलती है, वो तो मुझे लगता है शायद, मुझे लगता है लाइफ में और कभी मैं वैसी चीज कभी फील ना करूं। तो क्या बात है, क्या बात है। सही भी बात है कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई होती है, आपका साहस, आपका अदम्य साहस, आपका हौसला इतना बुलंद है, तो हम्म, आपको तो पहुंचना ही पहुंचना है। और हाँ जी, हाँ जी। दीप्ति, हाँ, तो अगला कोई प्रश्न हो तो। हाँ, इस इससे मिलता जुलता मतलब एक और प्रश्न, और जब आप ये चोटी पर पहुंच गए, ठीक है, इस जगह पे, तो इस तरह से आप एक सफल माउंटेनियर, एक सफल पर्वतारोहण जो आपने किया और जो आप बन गए, ठीक है, इसमें आपके जीवन में किसी तरह का एक बदलाव आया? आपको ऐसे, मतलब ज्यादातर हम लोग ये सुनते हैं कि जो महर्षि मुनि वगैरह होते हैं वो पर्वतों पर या जंगलों में चले जाते हैं, तो क्या कहीं एक ऐसा कुछ एक फीलिंग, या अब आपको शायद क्वारंटाइन होकर इतना अजीब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वहां पर भी आप आइसोलेटेड हैं,
तो हाँ जी। किस तरह का एक जीवन में बदलाव मतलब आया एक उस जगह, उस सक्सेस पर आप जब पहुंच गए, जी और मैम, आपके एक्चुअली पर्सनल लाइफ में भी क्या चेंज आया, मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही? ओके मैम, इसके लिए मैं एक शेर बोलूंगा। एक किसी किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि मुकर्रर। रंज से, हाँ जी, रंज से खूगर हुआ इंसान। खूगर मतलब हैबिचुअल हो गया, अगर आप स्ट्रगल से हैबिचुअल हो जाओगे। हम्म। रंज रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी आई कि सब आसान हो गई। तो मैम वाह। क्या बात है, क्या जब आप बात है, वाह वाह वाह। तो मैम जब आप इतना स्ट्रगल देख के आप उसको पार करते हो, तो आपका जो हम्म। सर्वाइवल स्किल्स हैं वो इतने इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप नॉर्मल जो एक कॉमन आदमी जो उसको फील करता है, उससे आप उसको आप वो बहुत आपको बहुत छोटा लगता है, वो आप उससे उतना घबराते नहीं हो जितना आम आदमी घबराता है। तो ये सब माउंटेनियरिंग, ये सब करने से एक तो आपके सर्वाइवल स्किल्स, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप जैसा भी मुसीबत आओगे आप निकल जाओगे। उसके बाद सेकंड आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली आप बहुत, आप जितना हाइट पे जाओगे वहां पे, एक्चुअली मैम आप जब ऐसे ऐसी जगह जाओगे तो यहाँ पे वो फील होता है जैसे हम यहाँ पे आते हैं सिविलाइजेशन में, वापस आते हैं सिटीज में, तो हम्म। हमारा दिमाग बहुत एंगेज रहता है, दिमाग में आता रहता है कि ये करना बाकी है, वो करना बाकी, बहुत कुछ। लेकिन हम्म। जैसे ही आप वैसी जगह जाते हो तो आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, जो शायद वो कहीं और फील नहीं होगा। तो जैसा बोलते भी, ऋषि मुनि भी वहां जाते थे अपना मेडिटेशन करने, तो वो कोई भी इंसान वहां जाके वो तो फील करेगा ही करेगा। जब आप वहां रहोगे आपको पीछे अपना घर सब कुछ भूल जाएगा, आप इंडिविजुअल वहां पे रहोगे, आपका कनेक्शन जो है जो भी आप उसमें वहां पे, भगवान तो हर कोई फील करेगा ही माउंटेन्स में जाके। एक 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 मतलब ऊर्जा है वहां पे जो हर किसी को वहां मिलेगी। तो वो बहुत। एक तो मुझे वो हमेशा पहाड़ों में मिलती है। मैं भगवान के साथ बहुत कनेक्ट होता हूँ वहां जाके, अपने आप के साथ रहता हूँ। और मैम ये सर्वाइवल, और जैसे आज का जो बहुत गंभीर विषय है जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज, वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। जैसे हमें बुखार है तो हम पल्स से आप पता लगा सकते हैं, ऐसे ही मैम अगर आपको अपने अर्थ की अगर हेल्थ चेक करनी है तो आप वहाँ के ग्लेशियर्स को अगर देखोगे, सबसे पहले इम्पैक्ट, ये बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम रहता है, तो उस पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब हम्म। देखने को मिलता है कि हम कितना बिगाड़ रहे हैं अपने नेचर को। तो बहुत सारी चीजें वहाँ सीखने को मिलती है मैम, वहाँ अगर कोई जाएगा अच्छे से देखेगा तो। जी जी। निर्मल जी, देखिए आशा शर्मा मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि आपके हौसले पर देश को नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक और यू। थैंक यू आशा शर्मा जी। इस पर एक चीज जो आपसे मुझे अब ये सीखने को मिली, नेल्सन मंडेला का एक सक्सेस के ऊपर उनका एक थॉट है कि सक्सेसफुल पीपल हैव फियर, successful people have doubts, and successful people have worries. They just don't let these feelings stop them to reach the success. थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब निर्मल जी, जी शैलजा मैम आप हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि हम वहाँ जाके ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो अभी एक जो चोटी है माना सलू हो, तो उसे हम माउंटेन ऑफ स्पिरिट भी कहते हैं। तो हाँ वहाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या है जो एवरेस्ट से अलग है, और उसी को ये दर्जा क्यों मिला हुआ है? ओके मैम, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के आसपास जो गांव, लास्ट गांव में लोग रहते हैं, उनकी हम्म। मान्यता है कि वहाँ पे उनको कुछ वो सब दिखते हैं, मतलब आत्मा ये सब फील होती हैं। तो लोकल लोगों की वो मान्यता की वजह से ही वहाँ उस माउंटेन को वैसा बोला जाता है। हम्म। ओके। अच्छा। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना है, एती कुछ करके ऐसे वहां पे बोलते हैं, एती या कुछ इस टाइप के वर्ड्स मैंने सुना है कि वो इंग्लिश में वो भूत और कंचनजंगा रीजन भी आते बोलते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, कि वो रात में हाँ उतर के आते हैं। और मेरी तो एक दोस्त भी है उत्तराखंड की, बहुत ही अच्छी पुरानी दोस्त है, तो वो बोलती है कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में शाम 6 बजे जैसे ही दिन ढलता है, अरे दीप्ति, हम्म। लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। 6 बजे के बाद उनको पैक करके रखा जाता है। और खासकर अच्छा। हाँ, और सुबह भी जैसे जब पूरा दिन निकल जाएगा तभी वो बाहर, तो इस उसकी बातें मैं सुनती थी, बहुत सारे संस्मरण वो बताती है वो मुझे, कि ऐसे ऐसे वहां पे होता है।
बहरहाल एक प्रश्न ये है आपके लिए कि जो एवलांच है, जैसे आप इतने अच्छा ये बताइए कितने दिन लगते हैं एवरेस्ट जाने में? जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको कितने दिन लग जाते हैं अगर रेगुलर आप चले तो? मैम इसके बहुत सारे फेजेस हैं, टोटल 2 मंथ्स का एक्सपीडिशन रहता है ये। सबसे पहले आपको अच्छा। फ्लाई करके जो लास्ट रोड हेड है या जहां आपकी फ्लाइट जाती है, चॉपर जाता है, वहां तक आप जाओगे। उसके बाद आपको ट्रैक करके 10 या 12 दिन में उसके बेस कैंप में पहुंचना होता है। बेस कैंप के अच्छा। बाद फिर हमारा क्लाइंबिंग पीरियड शुरू होता है। आप एट ए टाइम आप डायरेक्ट हाइट नहीं गेन कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मान लो आप 4,000 मीटर 5,000 मीटर का आप डायरेक्ट हाइट गेन अगर करवाएं आपको, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी वो उसको सरवाइव नहीं कर पाएगा वैसे एक्सेप्ट नहीं एटमॉस्फेयर। कर पाएगी। हाँ जी। तो ये अडेप्टेशन का एक तरीका रहता है, जो हम धीरे धीरे हाइट गेन करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हुए हमें जाना होता है। और ऊपर बेस कैंप और समिट के बीच में बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, 4 कैंप्स उसके बीच में लगते हैं। वो कैंप भी वहां पे लगा के उसके लिए हमें आगे सामान भी शिफ्ट करना होता है। तो टोटल फिर वेदर हमेशा एवरेस्ट में हमेशा वेदर विंडी रहता है। तो कुछ ही टाइम मिलता है जहां वहां पे स्टेबल वेदर रहता है, तो हमें वो वेदर का भी वेट करना होता है। तो ये सब मिला के 2 मंथ्स का एक्सपीडिशन होता है इस एवरेस्ट का। अच्छा, तो ये जो आप लोगों के पीठ पे जो खूब भरा भरा सा सामान रहता है वो मतलब कितने दिन का आप पैकेज लेके चलते हैं? क्योंकि 2 मैम महीना तो काफी दिन हो गया, वो हाँ जी कितने दिन आपका साथ निभाता है वो? मैम, जो इसमें जैसे एवरेज जो बहुत कमर्शियल हो गया अभी, तो लोकल जो नेपाल की एजेंसीज हैं वो वहां पे जाके सब स्टॉक करते हैं पहले। 2 मंथ के लिए इतने अच्छा। लोग जा रहे हैं तो उनके लिए राशन जो भी सामान चाहिए वो लोग सपोर्ट करते हैं हमें, लोकल एजेंसी जो रहती है। फिर अच्छा। ऊपर जब हम जाते हैं तो खुद ही कैरी करते हैं कुछ कुछ अपना सामान। वही बात है ना, कई उनका नीरज जी का, गोपाल दास नीरज जी का एक शेर है कि कम जितना सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। तो आप लोग, बिल्कुल मुझे लगता है इतना ही सामान लेके चलते होंगे कि ताकि हम हाइट तक पहुंच जाएं, अपनी मंजिल बिल्कुल तक पहुंच बिल्कुल जाएं। तो ये बिल्कुल। कभी एवलांच का आपने सामना किया है? कभी ऐसा हुआ है कि आप सफर में निकले हैं चढ़ाई में और एवलांच आ गया हो अचानक से? तो आप लोगों ने कैसे अपने आप को बचाव किया अगर कभी इस तरह का आया हो है जीवन में तो? मैम एक तो देखिए, कोई ये भी अचानक आई हुई परिस्थितियां होती है ना, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर ना करे और कभी इस तरह की घटनाएं घटे। सभी सुरक्षित रहें और हाँ सभी जी अपनी अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन इस तरह के अगर कभी इस तरह का हुआ है जीवन में, तो अगर कोई संस्मरण हो या कभी डर लगा हो, उसका कोई संस्मरण हो तो हमसे शेयर करिए। हाँ जी मैम, माउंटेन में बहुत सारी, जैसे आपने एवलांच बोला, एक ये भी एक हजार्ड रहता है। और भी जैसे विंड स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत बहुत हाई विंड वेलोसिटी रहती है उसकी। तो एवलांच तो एकदम हमारे ऊपर नहीं गिरा, लेकिन बड़े बड़े माउंटेन में आसपास बहुत सारे एवलांच आते रहते हैं। आपको दिन में बहुत सारी सुनाई देते हैं एवलांच, और दिखते भी हैं। तो जैसे मनासलू में मैंने एक एक एवलांच देखा था, बहुत ही बड़ा था। कई किलोमीटर तक वो नीचे फैला फैला, लेकिन हमारे रूट से थोड़ा सा हटके था वो, तो हमारे रूट में नहीं आया। और ऐसे ही और भी पीक्स में, माउंट एवरेस्ट में भी आसपास के पीक से बहुत सारे अवलांच आते हैं। लेकिन जो रूट होता है मैम, रूट हम पहले से जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ये आपको रूट ऐसा चूज करना है जिसमें ये ना आए। किस किस तरह का स्लोप होना चाहिए, किस तरह का आपको फेस क्लाइम करना है, तो उसमें हमें थोड़ा तो थ्योरेटिकल मतलब बताते हैं। और वो रूट में बहुत कम चांसेस होते हैं एवलांच आने के। लेकिन विंड स्टॉर्म, जैसे विंड स्टॉर्म हमने एवरेस्ट में देखा था, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर, 120 100 किलोमीटर पर आवर, इस वेलोसिटी से इतने विंड चल रहे थे, जिन्होंने कि सुबह हमारे टेंट भी उखाड़ के, टेंट भी फट गए थे। तो ओ। वैसी वैसी हाँ जी, एक 1996 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एवरेस्ट में, जिसमें बहुत लोग मरे थे, उसमें भी ये स्टॉर्म आया था। तो ये, हालांकि आजकल जो है वेदर फोरकास्टिंग भी करते हैं, लेकिन ये लोकल वेदर इफेक्ट से भी ऐसा कभी कभी आ जाता है। आप अगर उसमें फंस गए तो बहुत ही रिस्की होगा। तो हमने एवरेस्ट के टाइम में साउथ कोल जो 8,000 मीटर पे है, लास्ट कैंप जहाँ था, तो वहां पे ये हमने इसका सामना किया था, विंड स्टॉर्म का। और जब रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न में भी उस टाइम हमारा मॉनसून अप्रोच कर रहा था।
तो इतना विंड, इतनी ज्यादा विंड थी उस टाइम, सबसे ज्यादा डरा क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, पहला सबसे पहला 8000 क्लाइम कर रहे थे। तो उस टाइम डर लग रहा था कि अभी पता नहीं वापस पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि सामने में पूरा वाइट आउट भी हो गया था और बहुत ज्यादा विंड चल रही थी। तो ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हो तो वैसे थोड़ा डर कम होता है और आपका और जजमेंट अच्छा होता रहता है कि ऐसी सिचुएशन में भी हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें सबको एक ना एक बार तो मिलती ही है रास्ते में। अच्छा, तो मतलब इसका भी काफी गहरा अनुभव है, पर इस हाँ दुनिया में जी। है तो अनुभव तो होगा ही इसका। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ये तो हमारा पहला प्रश्न होना था, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और जो मैदानी इलाकों के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती हैं जिनकी वजह से बच्चे अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, नए लोग, तो वो जा नहीं पाते हैं। तो जो मैदानी इलाकों के लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो अगर इस दुनिया को जीना चाहें, इसमें अपना जाना चाहें, तो वो कैसे, किस तरह से संपर्क करें, किसे करें, जहाँ से उनको मदद मिले या उनको ट्रेनिंग मिले? और आपकी हाँ जी। ट्रेनिंग कहाँ से हुई? हाँ जी मैम, इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट रनिंग हैं, जो जो सब्सिडी में ये कोर्स करवाते हैं। और ये कोर्स तो मुझे लगता है करने चाहिए सबको, क्योंकि इसमें सर्वाइवल टेक्निक्स जो बहुत जगह आप यूज कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। कहीं भी कुछ भी अगर ऐसी घटना हो जाए तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो माउंटेनियरिंग के लिए माउंटेनिंग कोर्सेज होते हैं, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनिंग कोर्सेज, जो लगभग एक एक मंथ के कोर्सेज हैं। जो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे दार्जिलिंग में है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे ही उत्तराखंड में है, और हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, अभी अरुणाचल में भी है। तो ये सब कोर्सेज एक मंथ के होते हैं और सब्सिडाइज्ड रेट में आपको खाली विद इन मतलब 10,000 इसकी फीस होगी, और कोई भी इसमें जाके कर सकता है। इसमें कहीं कहीं एज लिमिट होती है, अब 40-45 ऐसा भी रखते हैं, नहीं करवाते हैं। लेकिन मैम ये माउंटेनिंग, ये सब एक्टिविटी स्पोर्ट्स कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें जैसे आपका फिजिकल फिटनेस चाहिए वो तो कंपलसरी है, लेकिन फिजिकल से भी ज्यादा आपका मेंटल फिटनेस चाहिए इसके लिए। आप भले ही बहुत फिट हो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ गई, आप इतने डर गए, आप नहीं क्लाइंब कर पाओगे। मैदानी इलाके के भी बहुत बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इसमें किया हुआ है। तो इसमें कोई भी कर सकता है, और बहुत अच्छा मौका है आपका नेचर के साथ जुड़ने का, अपने आप को जीतने का, अपने आप को जानने का। इसमें कोई भी जा सकता है, कुछ नहीं है। नहीं, बहुत सही कहा आपने। इसमें एक नियम है, साहचर्य का नियम। जब हाँ जी। साहचर्य के नियम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसके गुण हमारे भीतर भी आ जाते हैं। तो जब हम वैसे भी माना जाता है कि जो पर्वतीय लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो लोग बड़े प्योर होते हैं, बहुत ही प्लेन हार्ट के होते हैं। और ये सही बात है, मेरे तो बहुत ही अच्छे अनुभव हैं, बहुत ही प्लेन हार्ट के होते हैं। और मैदानी इलाकों के लोग थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कई मसलों में। तो ये तो सही बात है कि आदमी जिन चीजों में जीता है उसके सारे गुण आ जाते हैं। और प्रकृति से बढ़कर इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जो भी जी है जी उसी ने बिल्कुल। हमें सब कुछ दिया है। और बिल्कुल। एक चीज और है कि जो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कुछ सर्वे जो आए हुए, मैंने पढ़े कहीं आर्टिकल में, तो उसमें बताते हैं कि जो एवरेस्ट या जो तमाम ऊंची चोटियां हैं, वहां पे कचरा घर बनता जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ है या क्या है ये? हाँ जी मैम। जैसे वहां पे लोग जैसा जाते हैं, प्लास्टिक के पन्नियां फेंक देते हैं, या खाने पीने का जो भी सामान ले जाते हैं उसको वहीं फेंक देते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा कचरा घर है, वो कचरा, वो पहाड़ हो गया है, वो तो हाँ जी। हाँ कचरे जी। का हाँ हाँ। पहाड़ है ना। हाँ तो जी वो एक अलग दुनिया है वहां पे। तो इस तरह के लोग मतलब ऐसा अगर दिखता है तो ऐसे कौन से लोग करते हैं? जो पर्वतारोही होते हैं, या इतनी हाइट पे तो वही जाएगा जो पर्वतारोही होगा। तो ये इसके बारे में हमें बताइए जरा। मैम, एक तो जैसे मैंने आपको कहा, एक्सपीडिशन बहुत टाइप के होते हैं। एक जो आजकल करते हैं कमर्शियल एक्सपीडिशन, जिसमें आप पहले से ही सब, आपके साथ बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, गाइड्स होते हैं, और एजेंसी होती है जो बहुत सारा सामान आपके साथ ले जाता है पहाड़ों में। और फिर वहाँ जितना भी आपको पीरियड वहाँ स्टे करना है उसमें आप वो सब सामान यूज करेंगे।
क्योंकि अभी इतना हाइट पे सामान लेना और वहां से ले जाना बहुत कॉस्टली भी है, और लोग जाते हैं लेकिन आने में उतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वो सब सामान कैरी करके लाएं। और इसकी वजह से ये सामान जो है, बहुत सारा कचरा जो है, ये लोग वहां पे ही छोड़ देते हैं। पहले तो इसका बहुत ही इश्यू, अभी बहुत कचरा था एवरेस्ट में, लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहां से क्लीनिंग करवा रहे हैं वो सामान जो भी रहता है वहां पे। और अभी कुछ रूल्स भी बना रहे हैं कि आप इतना सामान अगर ऊपर लेते हो तो आपको इतना वापस भी लाना है, उसके लिए आपको फीस जमा करनी पड़ती है। तो कुछ तो इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम जो कचरे को कम करे, लेकिन अभी भी कचरा है वहां पे। लेकिन धीरे धीरे अगर लोग अगर खुद खुद अगर समझें, जो वहां जाता है अपना जो भी सामान ले जा रहा है उसका जो भी कचरा है वापस, अगर आदमी अगर खुद अगर समझे तो वो धीरे धीरे कम हो सकता है, और कम हो रहा है। लेकिन जितना धीरे धीरे लोग भी ज्यादा जा रहे हैं अभी माउंटेन्स में, तो ज्यादा कचरा भी हो रहा है। तो ये तो एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, और लोगों को ही समझना पड़ेगा। कोर्सेज में सबको बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां आदमी थक जाता है, उतना हिम्मत नहीं होता, तो आदमी फेंक देता है। लेकिन ये बहुत सीरियस इश्यू है। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। ये तो बिल्कुल है, हाँ। जो एक समस्या है ना कि कचरा संस्कृति जो डेवलप हो रही है धीरे धीरे कहीं ना कहीं, तो वो हमारे मन का वो एक संस्कृति जो हमारे मन में कचरा है तो वो बाहर भी कचरा है। तो हाँ जी, ये हाँ तो जी, बहुत हाँ जी। बड़ी समस्या है। और सही बात है। और दूसरी ये बात है कि आपने पहली जो माउंट एवरेस्ट है, जो पूरी धरती की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह कर लिया, तीसरी कर लिया, लेकिन दूसरी कब करेंगे, नंदा देवी? मैम, नंदा देवी हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है, लेकिन जैसा आप दूसरे नंबर वाली बोल रहे हो, वो तो K2 है, जो वर्ल्ड की सबसे सेकंड हाँ हाईएस्ट पीक हाँ है। हाँ वर्ल्ड हाँ की सबसे हाँ सेकंड। हाँ हाँ के हाँ। K2 है वो, लेकिन वो आती है अपनी पीओ के पाकिस्तान को वाइड कश्मीर में। तो अभी वो पीक जो है किसी भी इंडियन ने क्लाइम नहीं की है, क्योंकि वो एरिया तो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां अभी तक कोई इंडियन गया नहीं है, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इसीलिए नहीं, अगर मौका मिले तो वो तो हर माउंटेनियर जो है उसकी यही ख्वाहिश रहती है वो पीक क्लाइम करना, लेकिन नहीं हो पाता है अच्छा हमसे। हाँ जी। अच्छा। और दुर्गम चोटियों के बारे में भी बताइए, हम जानना चाहेंगे और कौन कौन सी चोटियां हैं जो जहां आप जाना चाहते हैं? हाँ, एक तो मैम मैं ये 8,000 मीटर से ऊपर जो चोटी है, वो 14 पीक्स हैं जो 8,000 मीटर की हाइट से ज्यादा पीक है जिनका हाइट। तो उनमें 14 पीक्स हैं वर्ल्ड में, जो ऐसी पीक हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर हाइट है जिनकी। तो मैं ओके। वो सब पीक पे अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, जितनी भी हो। मन तो है सब क्लाइम करना, लेकिन कुछ पीक जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो तो शायद ना हो पाए। और उसके अलावा तो मेरे घर के आसपास एक हिमालयन रेंज आती है, उसमें बहुत कम इंडियन क्लाइम किए हुए हैं, क्योंकि वो मैं एक तो हाइट में एक टफ पीक आती है, और कुछ आती हैं जो क्लाइम के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है। जैसे पूरा रॉक फेस है और पूरा स्टीप है, 90 डिग्री है, स्टीप। उस पे क्लाइम करना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो एक पीक कोई ऐसा मैं क्लाइम करना चाहता हूँ जो बहुत ही टेक्निकल है, और जो क्लाइम ना हुई हो आज तक। एक तो वो पीक, वैसा पीक क्लाइम करना है मुझे। और मैम और भी बहुत सारे हैं। मुझे विदाउट ऑक्सीजन भी ट्राई करना है। 8,000 मीटर वाले पीक मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन के साथ क्लाइम करते हैं, तो मेरा मन है कि कोई एक पीक विदाउट ऑक्सीजन भी मैं ट्राई करूँ। ओ, तो यस मैम। आप मेंटली अच्छा इस चीज एक के तो डेफिनेटली। यस मैम। हमारे साथ राजवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं और आपको प्रणाम भी कह रहे हैं, निर्मल जी। हाँ वो जी, हाँ जी, कह रहे हैं प्रणाम। कि आपको कब ऐसा लगा कि जब आप थक के चूर हो गए हैं पूरी तरीके से, हो जाने के बाद भी जीत को आपने चूमा है? मतलब पूरी तरह से अब शक्ति नहीं है आपके पास, लेकिन आप विनर हैं। मैम, सबसे पहले एवरेस्ट के टाइम का ही ये एक इंसिडेंट है। उतना मैं आज तक मैम कभी थका नहीं था, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, मेरा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मुझे मिल नहीं रहा था। ऑक्सीजन का रेगुलेटर जो था वो खराब था। ओ। अब मुझे सिलेंडर से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और वो मास्क लगा हुआ है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे इतना सफोकेशन हो रहा था, और मैं उतना लाइफ में कभी भी थका नहीं। वो सबसे ज्यादा थकान थी मुझे जो आज तक फील हुई। लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर
कौन सा जज्बा था जो मुझे ऐसा, मैं मेंटली डाउन नहीं हुआ कि मुझे वापस जाना है या इधर ही रुकना है। धीरे धीरे मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो वो थकान, उतनी थकान में आज तक कभी मैंने देखी नहीं मैम। और वो बहुत रिस्की भी था मैम, उसमें कभी भी आपको कुछ भी अटैक भी आ सकता था। लेकिन क्योंकि हम पहाड़ में शायद रहे हैं बचपन से, इंटरनली स्ट्रांग हैं, इसीलिए मैं वो कर पाया। तो बहुत रिस्की सिचुएशन में था उस टाइम में। जी जी हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए हमारे साथ दुरुबा जी जुड़े हुए हैं और दुरुबा जी कहते हैं प्राउड ऑफ यू निर्मल कुमार जी। और रणबीर जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि अक्लामेटाइजेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। बरनाली जी कह रही हैं निर्मल जी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आशा शर्मा जी कह रही हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। निर्मल जी आप नए जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरणा का स्रोत है। आशा शर्मा जी कह रही हैं आपसे। और सुष्मिता जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू निर्मल जी। और राजबीर जी आपको बधाई भी दे रहे हैं। राजबीर सिंह जी शुक्रिया आपका बने रहने के लिए। गौरव जी आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत खूब। सभी का स्वागत करते हैं हम तारांजलि फाउंडेशन के इस पेज पर। और इस आमने सामने एक सवाल जवाब जो हमारे साथ आज हैं निर्मल जी, एक माउंटेनियर और बहुत ही प्रेरणा। यहाँ पर बैठे बैठे भी जब आपको सुनते हैं लाइव तो बहुत अंदर से एक प्रेरणा जग रही है, एक ऊर्जा तो ऐसे ही मिल रही है आपसे बात करके भी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम लोगों की तो उम्र है दीप्ति, हम लोग चल सकते हैं। एक ट्रिप निर्मल जी के साथ होना चाहिए, है ना? हम लोग भी चलते हैं पहाड़। अच्छा, मुझे सुभाष तरार जी बहुत बड़े कवि हैं और पर्वतारोही भी हैं। वो हमारी तारांजलि फाउंडेशन में आए भी थे अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। उनकी एक कविता, बहुत ही अच्छी कविता, मैं पढ़ना चाहूंगी दीप्ति, कि पहाड़ में हर उस जगह की जमीन हरी भरी होती। हाँ, पहाड़ में हर उस जगह की जमीन हरी भरी है, नजर आती है। पहाड़ में हर उस जगह की जमीन हरी भरी नजर आती है जहाँ पानी और जवानी बरकरार है। और एक बड़ी अच्छी सी कविता उन्होंने रोहे पे, चूंकि वो खुद भी हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, जाने कितने पहाड़ चढ़े होंगे वो। तो एक बड़ी अच्छी कविता, चढ़ना तो ठीक है, उतरने पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता मैं अपने श्रोताओं से भी शेयर करना चाहूंगी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है शेफाली शर्मा, अभी उनका भी काव्य पाठ हुआ था छिंदवाड़ा से, वो भी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार शेफाली जी। अंकिता मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, वो तो बिल्कुल पहाड़ों की दुनिया की है और अच्छी दोस्त है मेरी। वो भी बहुत सारे संस्मरण बताती रहती है कि हम पहाड़ी लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और शायद यही वजह है कि इस कार्यक्रम को रखने का, आपसे रूबरू होने का। तो मैं सुभाष तारान जी की एक कविता पढ़ रही हूँ कि उतरना, जैसे आपने एवरेस्ट चढ़ लिया, आपने कंचनजंगा चले गए, आप मनासलू चले गए, लेकिन फिर उतरना ऐसे जैसे, उनकी बड़ी लंबी कविता है लेकिन मैंने उसको थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। उतरना ऐसे जैसे आसमां से उतरते हैं बादल। उतरना ऐसे जैसे आसमां से उतरते हैं बादल। घाटियों से उतरती हैं नदियां, घाटियों से उतरती हैं नदियां। पहाड़ से उतरती हैं पगडंडियां, पहाड़ से उतरती हैं पगडंडियां। पानी में उतरते हैं पत्थर, पानी में उतरते हैं पत्थर। फेफड़ों में उतरती हैं सांसें, फेफड़ों में उतरती हैं सांसें। ऐसे मत उतरना कभी, ऐसे मत उतरना कभी, जैसे नजरों से उतर जाता है कोई। ऐसे मत उतरना कभी, जैसे नजरों से उतर जाता है कोई। दिल में उतरने के यही कुछ रास्ते हैं, दिल में उतरने के यही कुछ रास्ते हैं। तो जो पहाड़ में चढ़ने वाले लोग हैं तो उनको मुझे लगता है उतरने पर ऐसे ही एहसास होते होंगे, इसलिए मुझे जरूरी लगा, ये कविता बड़ी महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और एक चीज और, मैं निर्मल जी, अभी दीप्ति एक बात और है, अभी इनकी शादी होने वाली है और मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल,
इनकी शादी होने वाली है और बहुत सारी मिठाइयाँ ये तुम्हें भी खिलाएंगे और सत्यम जी को भी आमंत्रित करेंगे। तो क्योंकि सत्यम जी, निर्मल जी, मैं बताना चाहूंगी कि दीप्ति बहुत अच्छी अनाउंसर हैं। वैसे तो ये लाखों लेती हैं, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। इनकी ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना भी चाहिए। और भाई कोई अगर मोहब्बत दे रहा है, कोई अपनी सच्ची भावना दे रहा है, अपना प्यारा सा वक्त दे रहा है, तो उसके लिए शुक्रगुजार होना भी जरूरी है। तो बहुत ही अच्छे सिंगर है सत्यम आनंद जी, आप उनके पेज से भी जरूर जुड़िएगा निर्मल जी। और बड़ी मखमली आवाज के जादूगर हैं वो। और एक बार जो उनको सुन लेता है, सुनता ही रहता है उनको। और सीधे दिल में उतरने वाली आवाज। आपकी भी तो इतनी प्यारी गजल गाई है उन्होंने, आप उसी की 4 लाइनें भी सुना दीजिए दम तरन्नुम में। सत्यम जी ने तो वो कितनी अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छी। आई एम श्योर कि निर्मल जी को भी ये फेस करना होगा, सभी ये जीवन में फेस करते हैं, पहले 4 लाइन सुन लेते हैं फिर इसके ऊपर। वैसे सत्यम जी ने तो बहुत ही जादूगरी के साथ गाया है इस मेरे गीत को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैं तो कविताओं के अंदाज में पढ़ती हूँ, चाहे वो गीत हो या गजल हो या भजन, भी मेरे कविताएं ही होते हैं। तो मैं जरा सा निर्मल जी मैं सुनाऊंगी आपको। और मेरे यहाँ जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता, मेरे जितने भी प्यारे दोस्त, तारंगी फाउंडेशन की तरफ से जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार करते हुए सुनाऊंगी। जरा सी बात पर कुछ लोग जो यूं रूठ जाते हैं, जरा सी बात पर कुछ लोग जो यूं रूठ जाते हैं, बहुत मजबूत दिल रखते हैं फिर भी टूट जाते हैं, बहुत मजबूत दिल रखते हैं फिर भी टूट जाते हैं। उन्हें मालूम है कि जिंदगी मौके नहीं देती, उन्हें मालूम है कि जिंदगी मौके नहीं देती, समय की तेज आंधी में भी रिश्ते छूट जाते हैं, समय की तेज आंधी में भी रिश्ते छूट जाते हैं। जरा सी बात पर कुछ लोग जो यूं रूठ जाते हैं, बहुत मजबूत दिल रखते हैं फिर भी टूट जाते हैं। और लेकिन हमें बड़ा नाजुक सा दिल रखना है, टूटना नहीं है, लेकिन टूट के बिखरना नहीं है। तो इस गीत को बहुत ही अच्छे से गाया है इसको सत्यम आनंद जी ने, आप भी जरूर इनसे जुड़िएगा। और ये ONGC के पुराने आर्टिस्ट हैं दीप्ति जी और सत्यम जी, काफी इनका गहरा नाता है ONGC से। जी। और दीप्ति, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी बातें रहती है। जी, तो जैसा मैंने कहा था कि मतलब कुछ सवाल मैंने भी चुनकर निकाले थे। ये एक मुझे जानना है कि क्या माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण एक रोजगार के अवसर से भी देखा जा सकता है, और इसके लिए युवा को क्या करना है, मतलब ये इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करें, एकेडमी ज्वाइन करें सीखने के लिए, लेकिन एज अ प्रोफेशन क्या इसे किया जा सकता है, और क्या इसका रास्ता या कुछ मार्ग आप हम बताएंगे हमारे युवाओं को, स्पेशली जो वहाँ के नहीं हैं, समझिए जो हिली रीजन्स वगैरह में नहीं रहते हैं, जैसे हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो हम लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। मतलब हाँ ठीक है, पता है कि माउंटेनियरिंग होती है और ट्रेनिंग ली जाती है और जाने के लिए, मतलब हाँ, जिस तरह से अगर कोई डाइविंग करना चाहे तो डाइविंग के लिए ट्रेनिंग होती है, उसी तरह माउंट क्लाइंबिंग के लिए भी। लेकिन क्या इसे एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता है, क्या आपको क्या संदेश देंगे, या इसके लिए जैसे एक चीज तो आपने कही कि फिजिकल फिटनेस जरूरी है और मेंटल फिटनेस, पर ये एक ऊपर से हो गया, देखिए ऐसा कुछ और जो बहुत जरूरी समझा जाता है फॉर दिस। प्रोफेशनली भी बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं इसमें, जैसे इसमें इसी का एक माउंटेनिंग बहुत वास्ट फील्ड है, इसका एक छोटा सा पार्ट आता आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग।
जो कि सिटीज में ही, इसमें अभी तो ओलंपिक्स में भी आ गया है आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, और ये हम्म। ज्यादातर सिटीज वाले ही अभी कर रहे हैं। तो एक तो आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोच बन सकते हैं, इसमें छोटे बच्चे जो हैं अलग अलग एज एज वाले उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद गाइड्स गाइड्स का भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत सारी सिटीज वाले मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आज अभी इंडिया में है। ट्रैक द हिमालय हो गया, इंडिया हाइक्स हो गया, बहुत बहुत बड़ा कंपनीज हैं जो अभी ट्रैकिंग फील्ड में ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एज ए गाइड भी काम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, और वो सिटीज वाले भी उसमें हैं, पहाड़ी लोग भी हैं। तो हम्म। ये आप धीरे धीरे, सबसे पहले इसमें जब आप जाओगे ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता चलेगा इस फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज ए करियर, मतलब आप बनाने के। और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं अभी इसमें। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक हमारी श्रोता जुड़ी हुई है, आशा शर्मा मौर्य जी। तो आशा शर्मा जी सत्यम आनंद जी के पेज से भी आती हैं, जुड़ती हैं रोज। बहुत ही बहुत ही अच्छे मतलब फैमिली को, और बहुत ही अच्छी श्रोता है हमारी। तो उन्हें उन्हें एक सवाल है उनके मन में, कि हमारे मन में एक बात हमेशा मन में आते रहती है कि जब पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं उस समय खाना कैसे खाते हैं, फिर नीचे कैसे आते हैं? ओके हाँ। मैम, जैसे बेस कैंप सेट जहाँ करते हैं, बेस कैंप तक तो हम सब लेते हैं, सब खाना पकाने के लिए कुक भी हमारे साथ रहते हैं सब। लेकिन जैसे ही हम हायर कैंप्स में जाते हैं, वहां तो ऐसी कुछ वहाँ जगह का तो बहुत इश्यू होता है। बहुत छोटी सी जगह होगी जहाँ थोड़ा प्लान कर होगा, या प्लान करना पड़ेगा आपको वहाँ टेंट लगा के। उसके लिए टेम्परेरी हमारे पास छोटे छोटे ब्यूटेन कार्ट्रिजेस होते हैं, ब्यूटेन गैस वाले। क्योंकि एक हाइट पे आपका नॉर्मल एलपीजी ये सब काम नहीं करेगा, तो उसके हम्म। लिए स्पेशली ब्यूटेन गैस कार्ट्रिजेस होते हैं, छोटे छोटे, 400 ग्राम 200 ग्राम ऐसा, क्योंकि वेट का बहुत इश्यू रहता है। हम्म। और बर्नर्स भी रहते हैं। तो ये सारे सामान लेके, क्योंकि वहां आप उतना कुकिंग नहीं कर पाओगे, तो हमारे पास रेडी टू ईट कुछ ऐसा, जैसे नूडल्स इस टाइप के सामान होते हैं। और जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स ये सब होते हैं। और पानी का भी बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ऊपर सब आइस होती है। तो ये सब बनाने के लिए हमारे पास वो ब्यूटेन गैस रहता है, वो साथ में ही रहता है, हमारे बर्नर रहता है और गैस रहती है। वो उसके उसके साथ हम वहाँ पानी बनाते हैं, और चाय या कुछ नूडल्स ये सब ऐसा जो जल्दी बनता है वो सब बनाते हैं। ओके, तो मीन्स, और इन सब से तो आपको ताकत भी बहुत कम मिलेगी, नूडल्स और रेडी टू ईट फूड से। तो हाँ यानी जी, कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही ये तप जिसे हम कहते हैं, तो शारीरिक बिल्कुल तप भी इसमें इन्वॉल्व रहता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, बहुत ही ये एकदम कठिन है यानी कि। और निर्मल जी, आप भी अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन कीजिए। मैनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज विल बेनिफिट बाय दिस, ये कह रहे हैं राजवीर सिंह। ओके ठीक है, सोच सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। और अगर अभी लेकिन इस समय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन के लिए जो काउंसलिंग होती है, क्या वो हाँ जी, करते हैं आप अभी? आप किसी और को अभी, काउंसलिंग? हम्म। हाँ अभी जैसे मैम, अभी मैं तो गांव में रहता हूँ, वहां पे मैं अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अभी भी ओ। गांव गया था, तो मैं अभी भी ट्रैकिंग करके नया एरिया एक मैंने एक्सप्लोर किया, और बेस कैंप हाइट गेन किया मैंने। तो मैं तो अभी भी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे कोविड का इतना ज्यादा रिस्क नहीं है हमारे एरिया में। ओके ओके, हाँ मैं वो। अभी भी कंटिन्यू वही कर रहा हूँ इसे। चलिए हम्म, बहुत ही बढ़िया। हम्म, जी शैलजा मैम। लेकिन हाँ सही है कि मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की तरफ ले जाते हैं। तो इन्होंने जब कहते हैं कि जब ओखली में सर दे दिया है तो फिर मुसल से क्या डरना। तो बड़े बिल्कुल। बुलंदियों पे जाने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को बार बार, ऐसे लोग हमारे धरोहर हैं, हमारे देश की धरोहर है। जी जी दिनकर जी की एक कविता मैं पढ़ूंगी, लेकिन नीरज दैया जी हैं, उनकी एक कविता है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्योंकि जब बात पहाड़ों की आती है, नदियों की, समंदर की, तो एक विशेष रुझान मेरा चला जाता है और खूब मैं लोगों को सर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ।
तो और ये चूंकि ये मैंने महसूस भी किया, एक बार मुझे बुलाया गया था बाल साहित्य में मसूरी में, कैंपटी फॉल कार्यक्रम था वहाँ पे। ओके ओके। तो मैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए वहाँ का था कार्यक्रम, लेकिन मैं वहाँ पे 10 दिन रही थी और शादी के पहले की बात है। तो लेकिन बड़ा महसूस किया मैंने पहाड़ों को एकांत में, और बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये कविता शायद मेरे मन की है उनकी, कि पहाड़ पर चढ़ा आदमी, पहाड़ पर चढ़ा आदमी चिल्लाता है जोर से, क्योंकि मैं भी खूब चिल्लाई थी वहां दीप्ति, और वो उस समय हाँ, अल्हड़पन था। पहाड़ पर पहाड़ पर चढ़ा आदमी चिल्लाता है जोर से, जिसे वह पुकारता है, जिसे वह पुकारता है, पहाड़ भी पुकारता है, जिसे वह पुकारता है, पहाड़ भी पुकारता है, उसे उसके साथ। तो ये बड़ी गहरी अनुभूति है, ये वही महसूस कर सकता है जो वहाँ के लोग हैं, या जो उस दुनिया को जीना चाहते हैं। और बड़ा अच्छा अपना निर्मल जी, आपकी शादी भी होने वाली है, और मुझे लगता है कि आपकी मंगेतर तक ये वीडियो जाएगी ही जाएगी, आपके होने वाली ससुराल में। तो हम अच्छा। चाहेंगे कि आप हाँ, मैडम को भी हम, दीप्ति और मैं यहाँ से उनको हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी जो गठबंधन आपका होने वाला है जीवन का। तो अगर उनके लिए आप कुछ गुनगुनाना चाहें, कुछ गाना, शेरो शायरी, तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और हम तो खैर है ही, हमें तो अच्छा लगना ही है। ठीक है मैम, एक पहले उनको छोटा सा। कैसा लग रहा होगा कि हम यहाँ दो लेडीज के बीच में हैं वो। वो सोच। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है फिर, आप बोलिए उनके मैं लिए। एक छोटा सा गाना गाता मैम उनके लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। स्वागत है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वाह, जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो अब जो आपका हनीमून पैकेज होगा वो किस पहाड़ पे होगा, वो भी बता दीजिए। सोचेंगे बाद वो में। कौन सी चोटी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत अच्छा स्वर है, मीठा स्वर है। और जी जी पहाड़ों का पहाड़ी राग भी होता है, शास्त्रीय संगीत में हाँ जी पहाड़ी राग बड़ा सुंदर राग होता है। तो हाँ जी इसके हाँ लिए जी। आपको बहुत शुभकामनाएं आपके नए जीवन के लिए। दीप्ति, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछो, अगर कोई मन में प्रश्न हो तो। बस बहुत सारे सवाल भी कर लिए हम लोगों ने, जो डाउट्स थे वो भी काफी क्लियर हो गए। अमित कुमार दुबे जी पूछ रहे हैं कि पहाड़ी पर चढ़ते वक्त कौन कौन सी सामग्री लेकर जा सकते हैं। तो जैसे अमित जी उन्होंने बताया, निर्मल जी ने, कि बेस कैंप से अभी तो ऐसा वहाँ का फंक्शनिंग है कि काफ़ी कुछ सुविधाएं वहाँ मिल जाती हैं। बेस कैंप तक आप खाना, गैस, कुक वगैरह सब कुछ। उसके बाद वेट का ध्यान रखते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोगों को आगे निकलना पड़ता है, और सामान काफ़ी कम करते रहना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, जी आप हाँ जी। कुछ निर्मल जी इसमें और ऐड करना चाहेंगे? मैम, एक तो नॉर्मल लोग ट्रैक करते हैं और क्लाइंब, दोनों क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग में बहुत डिफरेंस है। क्लाइंबिंग तो आप टेक्निकल गियर्स के साथ क्लाइंब करोगे, और इसमें क्या क्या क्लॉथिंग यूज होती है, बेस कैंप तक आपकी क्लॉथिंग अलग रहती है और क्लाइंब करने में अलग हो जाती है। तो ये जैसे ही जैसे आप कोर्सेज करेंगे, और तब हम्म, आपको ये सब चीजें क्लियर होती हैं, क्योंकि कोर्सेज में सब कुछ बताते हैं आपको क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। तब आपको पूरा हम्म, डिटेल में समझ आएगा इसका। हम्म, जी अच्छा। हाँ जी, बहुत खूब। तो हमारी तरफ से बस एक ये मतलब मन में था कि ऐसा कोई संदेश जो आप हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे, जो अपने जीवन में वो इस तरह का और कोई साहसिक कार्य करें या ऐसा ही एक कार्य करें, कुछ भी एक
मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहें। मैम एक तो जैसे जितना हमें एक्सपीरियंस हुआ है पहाड़ों में जाके, तो हम हर कोई, हम इंसान जो है बहुत नेचर को बहुत खराब कर चुके हैं और आगे भी बहुत कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब नेचर के प्रति जागरूक हो जाएं और इसको, क्योंकि अभी तो सब पढ़े लिखे हैं, कैसे इसको बचाया जा सकता है, सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम अपने भविष्य की पीढ़ी जो है उनके लिए अच्छा रख रख पाएंगे। और हमें एडवेंचर में, जैसे मैं बाकी, मेरे हिसाब से जो मैं वर्ल्ड को के दूसरे एथलीट एडवेंचर फील्ड में देखता हूँ, तो हम काफी पीछे हैं, क्योंकि हम इतना, हमारा एक तो इतना बड़ा देश है और मैक्सिमम हिमालय जो है हमारे ही यहाँ पे है। ये जी। सब, हम तो पहाड़ों के बीच में ही रहते हैं, फिर भी हम उस लेवल तक इस स्पोर्ट्स को नहीं ले पाए हैं जितना कि बाकी बाहर के लोग किए हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे, यंगस्टर जो हैं, इसमें आए और कुछ ऐसा करें जो अभी तक यहाँ पे ना किया हो किसी ने। जी, बात तो बिल्कुल आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बात बहुत ही सोचने लायक की है कि माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग को इतना तवज्जो नहीं दिया गया, इतना उसको इम्पोर्टेंस है एज अ स्पोर्ट, मतलब काफी कुछ कर सकते थे। गुड मैसेज, बहुत बहुत अच्छा। और हम हमारे साथ कुछ नए श्रोता भी अभी जुड़े हैं जस्ट नाउ, तो सभी का मैं स्वागत करूंगी। और कार्यक्रम अपनी अंतिम इस पर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर ये पूरा कार्यक्रम सुने और देखें। और निर्मल बहुत ही अच्छी शायरी भी करते हैं। आकाश जी जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि निर्मल जी बहुत ही अच्छी शायरी भी करते हैं। तो फिर तो निर्मल जी से सुनना भी चाहिए हमें। जी। बिल्कुल स्वागत है निर्मल जी। हाँ जी मैम, एक छोटा सा बोलूंगा मैं इकबाल का। जी क्या बात, जी जी, एक है, स्वागत। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने के हैं एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। तो ये काफी अच्छी मैम, इंस्पायरिंग मेरे लिए है ये सब शायरी। क्या बात है, जी, क्या बात है। डेफिनेटली। जी हाँ, सॉन्ग। दिनकर जी की भी एक कविता है दीप्ति, निर्मल जी, कि हाँ जी पक्षी और बादल, जैसे आपने कहा कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, नहीं तो हम आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हम उनको सिर्फ रेगिस्तान दे पाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा उनको देने के लिए, क्योंकि जल का संकट हो ही रहा है। और तमाम जो बहुत सारे जो हमारे देश में प्रदूषण है और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमारा पूरी धरती जो हमारी संकट में है। तो ये जिम्मेदारी हम नए लोगों की ही है, क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, अब उनसे जितना होना था उनसे हो गया। अब हम नए लोगों की जिम्मेदारी है कि हम आगे आए और अपनी प्रकृति को बचाएं, अपनी धरोहरों को बचाएं। दिनकर की एक कविता में शेयर कर रही हूँ कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। तो बिल्कुल हमें अपनी सुंदर सी जो हमारी धरती है, अपनी हमें जिसे माँ कहते हैं। और आज तो जो शुरुआती में मैंने कहा कि आज बेटियों का दिवस मनाया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी हमने एक कार्यक्रम भी कराया था महिला सशक्तिकरण पे, बेटियों को लेके, महिलाओं को लेके। तो मैं छोटी सी, मेरी लंबी कविता है लेकिन मैं उसका थोड़ा सा मुखड़ा मैं सुनाऊंगी, क्योंकि मुखड़े में ही बहुत सारी बातें, दुखड़ा जितना है वो समझ में आ जाता है। मैं बेटियों के नाम, पूरे देश पूरे विश्व की बेटियों की नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। साथ में दीप्ति आप भी हो। और हमारे जैसे, हाँ, मेरी भी एक बेटी है। और हमारे बीच में देश के सपूत बैठे हुए हैं। और मैं पुनः आपकी माँ को, माता श्री को मैं चरण स्पर्श करती हूँ कि आप जैसा बेटा उन्होंने दिया उस धरती को। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, बेटियों के नाम करती हूँ। घर की है हर हंसी और खुशी बेटियां,
घर की है हर हंसी और खुशी बेटियां फूल है, झील है नदी बेटियां फूल है, झील है नदी बेटियां। माए बेटों के रहते अकेले रहे, माए बेटों के रहते अकेले रहे, अपने माँ बाप की है सखी बेटियां, अपने माँ बाप की है सखी बेटियां। और एक बंद और मैं पढ़ूंगी। पीर के पीर के पर्वतों पर खड़ी बेटियां, पीर के पर्वतों पर खड़ी बेटियां, नीड़ ममता के हरदम गढ़ी बेटियां, पीर के पर्वतों पर खड़ी बेटियां, नीड़ ममता के हरदम गढ़ी बेटियां। रोकने को बहुत इनको रोका मगर, रोकने को बहुत इनको रोका मगर, हर बुलंदी पे देखो चढ़ी बेटियां, हर बुलंदी पे देखो चढ़ी बेटियां। और इसी के साथ मैं आज सभी को बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे साथ बने रहे निर्मल कुमार जी, विश्व के, देश के नहीं पूरे विश्व के बड़े अजीम शख्सियत, हम कहेंगे आपको अजीम शख्सियत हमारे साथ निर्मल कुमार जी बने रहे। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बातें करें, लेकिन हमने आपको देखा भी और आपसे बहुत सारी बातें भी की और बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से मैं जितने हमारे जी सुधी श्रोता, हमारे दर्शक जितने जुड़े रहे, जितेंद्र जी और प्रदीप त्रिपाठी जी, अंकिता और तमाम ये जितने भी हमारे क्योंकि ये जो श्रोता दर्शक है ये हमारा साहस होते हैं, ये हमारा संबल होते हैं। हमें पता है कि अभी अभी हमें हमारी शुरुआत है, जीरो पे हैं, लेकिन हम एक दिन हीरो रहेंगे और दीप्ति हीरो और निर्मल जी हीरो रहेंगे। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत खुद से मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। और साथ में जो हमारे तारांजलि फाउंडेशन के जो विशेष लोग हैं, डॉक्टर तारा सिंह अंशुल जी जो हमारी इस फाउंडेशन की संरक्षक है, मैं उनको चरण स्पर्श करती हूँ। हमारे सचिव जो हमारा हमारी है सुनीता चौहान जी, उनको नमन चरण स्पर्श करती हूँ। सलाहकार यशपाल जी, राजवीर जी और साथ में जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, जितने भी साथ में, क्योंकि हमारी पूरी एक अच्छी टीम है, एक अच्छे सकारात्मक लोगों की टीम है हमारी जो है। तो मैं सभी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ में निर्मल जी को भी बहुत बहुत आभार कि इन्होंने हमारी एक बार ही आपसे बात हुई और आप सहर्ष आप मान गए कि हाँ मैं आऊंगा। बहुत अच्छा लगा। और दीप्ति को तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद मैं दीप्ति को दूंगी। निर्मल जी बहुत आज जरूर सुनिएगा दीप्ति को, रात 9 बजे सत्यम ओके आनंद जी के पेज से आप जुड़िएगा ओके और ओके ओके इनको पक्का सुनिएगा और इनको शेयर भी पक्का करिएगा। वैसे मैंने बताया ना बहुत अच्छी अनाउंसर हैं ये, और यस ये यस इनकी यस मोहब्बत है कि ये आज हमारे साथ है। तो बहुत ये अच्छा आपका लगा प्यार है आप दीदी सभी। जो आप हमें लेकर चलती हैं साथ में। और नहीं, निर्मल जी आपसे बिल्कुल बात करके मुझे बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग लगा। और जी हाँ, फिटनेस, मेंटल, फिजिकल, इस बात को बिल्कुल सभी को ध्यान में रखकर चलना है। और बिल्कुल मैम, कम से कम और मतलब ये तो हकीकत है कि गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटे तो चुभेंगे ही, बिल्कुल पर बिल्कुल क्या बात है। लेकिन फिर बिल्कुल तो सही फिर तो बात ही अलग है। तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस आज आपने हमें करा दिया, यहाँ बैठे बैठे हम लोग भी पहुंचे उस चोटी पर। बहुत बहुत ही अच्छा लगा निर्मल जी, सही धन्यवाद बात है, थैंक यू हम धन्यवाद भी सो घूम आए एवरेस्ट की चोटी जो धरती का सबसे टॉप वो है। कंचनजंगा यस भी गए और मानसरोवर भी गए। अब इनके साथ जहां जहां इनकी यात्राएं होंगी हमें इनके संस्मरण मिलते रहेंगे जी और हाँ, हम जीते रहेंगे उनको। तो बिल्कुल बहुत मैम बहुत आभार, पुनः बार बार आभार और प्रणाम नमन वंदन। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि आप बार बार नमन क्यों करते हो, प्रणाम क्यों करते हो? तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरे दोस्त हैं जिनके मन में इस तरह की बातें रहती हैं, मुझे तो बस ये लगता है
कि अगर आप नहीं करते हो प्रणाम या नमन या अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते हैं तो आप भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी विनम्रता है, एक ऐसा शब्द है, इसमें ऐसी शक्ति है कि आपके बड़े से बड़े जो मुश्किल काम होते हैं, बड़े से बड़ी जो उलझने होती हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां जो हमें अवसाद की तरफ ले जाती हैं, जिधर आज की नई पीढ़ी जा रही है, वो सारी की सारी खत्म कर देते हैं और हम जिंदा दिल हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं और हम बिल्कुल प्रकृति के समीप हो जाते हैं। जैसे हम प्रकृति के साथ जीते हैं, वैसे ही एक सुंदर सी हमारे आसपास एक परिधि बन जाती है, एक दुनिया बन जाती है जिसमें हम हमेशा खुश रहते हैं। तो जिंदगी जरूरी है, इसे बचाएं, फिलहाल दूरियों से ही सजाएं। तो हम जो ये ऑनलाइन होती हुई जिंदगी है, बहुत अच्छा लगा निर्मल जी, बहुत ही प्रेरणादायी रही। आपसे बहुत ही प्रेरणाएं हम मुझे तो मिली, दीप्ति को मिली, साथ में जो हमारे श्रोता दर्शक जुड़े उनको भी बहुत सारी बातें जानकारियां उनको हुई, बहुत सी प्रेरणाएं मिली। तो बहुत बहुत आभार, पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी आए और तारांजलि फाउंडेशन से जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहना ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, और हमारे सारे श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार और शुक्रिया। शुक्रिया मैम, शुक्रिया।